Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor, and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो हाँ जी, May 25 एस्पिरेंट्स अब बस 3 महीने रह गए हैं आपके एग्जाम्स को एंड जनवरी 25 का पेपर देख के ये तो समझ में आ गया होगा कि पेपर क्लियर करना ना इजी होगा ना आसान. फर्दर इंस्टीट्यूट इज जस्ट इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ पेपर्स डे बाय डे अंडर द न्यू सिलेबस. तो भैया ये क्लियर इंडिकेटर है कि एग्जाम क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स से पास करना है तो बहुत सारी तैयारी करनी होगी. एंड आज का वीडियो एग्जैक्टली आपको उसको करने में मदद करने वाला है. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर ऑडिट फॉर सीए इंटर. तो अगर आप एक May 25 एस्पिरेंट है देन दिस वीडियो इज फॉर यू. फर्दर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में सबके लिए कुछ ना कुछ है. तो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन के इम्पोर्टेंस की. तो बहुत बच्चों को लगता है ट्यूशन कर लिया तो सब्जेक्ट खत्म, या ट्यूशन से अटेंड कर लिए तो सब्जेक्ट लर्न हो गया, रिवाइज हो गया. पर क्या एक्चुअली ऐसा होता है? नहीं भैया, ट्यूशन में तो तुम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हो, बट अगर उसको रिटेन करना है तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो नॉट जस्ट सीए बट एनी एग्जाम के पहले जो रिवीजन फेज होता है ना, उसको स्ट्रैटेजाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है इफ यू वांट टू इंश्योर कि आपके एग्जाम्स अच्छे जाए. एंड आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं. आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका 3 महीने का पीरियड है दैट इज फेब मार्च अप्रैल, उसमें आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए कि आप ऑडिट बेस्ट वे से रिवाइज कर सके, ताकि आपको फेलियर की तो चिंता हो ही नहीं बल्कि यू कैन इंश्योर एंड टेक अ चांस कि कैसे आप एग्जेम्पशन ला सके पेपर में. मतलब यार 40 तो बहुत लो मार्क है अपने लिए. अपने देखेंगे कैसे अपने 70 ला सके ऑडिट में, 80 ला सके ऑडिट में, 90 ला सके ऑडिट में. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू अडॉप्ट फॉर रिविजन फॉर ऑडिट. अब अगर बात करें स्ट्रैटेजी की तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3. तो आज के टाइम पे दैट इज इन द मंथ ऑफ जनवरी और फ्रॉम फेब्रवरी वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स करेंटली. सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी 1 की. तो कैटेगरी 1 में वो बच्चे आते हैं जिनका ट्यूशन कंप्लीट हो गया है. लेट मी टेल यू, अगर आप कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स हैं तो आप सबसे सेफ स्पॉट पे है. आपसे बेटर स्पॉट अभी और किसी स्टूडेंट का नहीं है. अगर आपके ट्यूशंस कंप्लीट हो गए हैं तो आपके पास प्योरली 3 महीने है रिविजन की. नेक्स्ट आता है कैटेगरी 2. कैटेगरी 2 वाले बच्चे ये हैं जिनके ट्यूशंस कंप्लीट तो नहीं हुए बट ट्यूशंस ऑनगोइंग है. मतलब शिप पूरी डूबी हुई नहीं है बट ऐसा नहीं है कि पूरे सेल स्टेट में है, बीच वाले स्टेट में है. मतलब रिस्क बहुत ज्यादा तो नहीं है बट हाँ मॉडरेट रिस्क तो है, मेहनत तो करनी पड़ेगी. एंड फिर आता है कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स जिनकी नैया डूब चुकी है. उन्होंने ना तो अभी तक ट्यूशन स्टार्ट किया है ना वो अब प्लान कर रहे हैं. तो भैया मैं बता दूं, आप बहुत रिस्की स्टेट में है. आपको जल्द से जल्द ट्यूशन स्टार्ट कर देने चाहिए इफ यू वांट टू गिव योर एग्जाम्स इन May 25. अब ये तीनों कैटेगरीज के लिए ऑब्वियस ही बात है अलग अलग स्ट्रैटेजीज होगी. तो हम ये तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स में के हिसाब से स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, यानी कैटेगरी वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे. एंड मैं ट्राई करूंगी कि जो कैटेगरी है उसका टाइम स्टैम्प भी दे दूं नीचे, ताकि आप जो भी कैटेगरी में है आप डायरेक्टली उस पर जाके अपना स्ट्रैटेजी देख सके एंड उसको अप्लाई कर सके. आइए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स की. कैटेगरी 1 में कौन से बच्चे आते हैं? ऐसे बच्चे आते हैं जिनके ट्यूशंस कंप्लीट हो गए हैं. तो अब उनके पास कितने महीने हैं रिवीजन के लिए? 3 महीने हैं. पर क्या मैम मेरे को तीनों महीने ऑडिट को देने हैं? नहीं भैया, तुमको और भी 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. तुम पूरा 3 महीना ऑडिट को कैसे दे सकते हो? तो मैम मुझे ऑडिट को कितने दिन देने हैं इस 3 महीने में? तो आपको देने हैं 10 + 5 + 2. कितने? 10 + 5 + 2, यानी कुल मिला के 17 दिन. पर मैम आप ये 17 दिन को पूरा भी तो एक साथ लिख सकते थे, आपने 10 + 5 + 2 क्यों लिखा? तो 10 + 5 + 2 का रिवीजन आइए समझते हैं. तो सबसे पहला रिवीजन जो आपको ऑडिट में करना है दैट इज फॉर 10 डेज. सबसे पहला रिवीजन जो आपको ऑडिट के लिए करना है दैट इज फॉर 10 डेज. मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि ट्यूशंस में आपने सिर्फ क्लासेस कंप्लीट की, जो क्लासेस थी उसकी कंसेप्ट समझी एंड उसके बाद बुक नहीं खोला. आप पहली बार ट्यूशंस के बाद बुक खोल रहे हैं, अभी आपको पूरा ऑडिट याद करना है. तो आपको कितने दिन देने चाहिए ऑडिट याद करने के लिए? 10 दिन. अब मैम इस 10 दिन में मुझे रिवाइज कैसे करना है ऑडिट को?
सबसे पहले नॉट जस्ट ऑडिट, बल्कि आप कोई भी सब्जेक्ट कभी भी रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज लाइक इट इज योर लास्ट टाइम रिविजन। अपने माइंड को ट्रेन करो कि भैया तुमको इसके बाद रिविजन नहीं मिलेगा, तो यही मोमेंट तुमको अपना बेस्ट मोमेंट देना है, यही मोमेंट तुम्हें सब चीज़ों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, यही मोमेंट तुम्हें ट्राई करना है तुम सब कुछ रिटेन करो। So apply this trick not just for audit but for every subject, that train your mind that your first revision is your last revision. तो सबसे पहले तो अपने को ये इंश्योर करना है। दूसरा, ऑडिट में बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन होती है कि मैम मैंने सब पढ़ा था, सब अच्छे से याद किया था, सब समझा भी था, बट फिर भी मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया क्योंकि मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। सो यू विल डील विथ दिस प्रॉब्लम इन ऑडिट एंड इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये 10 दिन में ट्राई करिएगा, आप जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट टाइम है उस चैप्टर का रिवीजन करने के बाद। यानी मैंने चैप्टर 1 नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट पढ़ा, 3-4 घंटे लगे मुझे लर्न करने के बाद। अब उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 1 घंटा निकालना चाहिए एंड जो भी क्यूएनए है उस चैप्टर से रिलेटेड मुझे सॉल्व करना चाहिए। क्यूएनए के लिए आप अपने जो भी रिस्पेक्टिव टीचर है उसका मैट रेफर कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जो भी अवेलेबल स्कैनर है इन द मार्केट आप उसको रेफर कर सकते हैं, बट यस क्यूएनए मिस आउट मत करिएगा, क्यूएनए करिएगा जरूर। थर्ड चीज जो आपको इंश्योर करनी है इस रिवीजन फेज में है वो दैट इज एमसीक्यू को टाइम देना। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार जाके सीधा एग्जाम हॉल में एमसीक्यू कर लेंगे, बट उनसे नहीं होता है। एंड मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एमसीक्यू कितने 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। अगर आप 30 में से 30 वहाँ एमसीक्यू में ले आते हैं तो आपका बर्डन कितना ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में। फर्दर इन केस ऑफ थ्योरी पेपर्स एमसीक्यू और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में हमें पता है कुछ मार्क्स कीवर्ड के लिए जाएंगे, कुछ मार्क्स हमने गलत आंसर लिखा उसके लिए जाएंगे, कुछ आंसर फ्रेमिंग में चल जाएंगे, तो इधर उधर मार्क्स कटते ही रहते हैं थ्योरी में। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 30 मार्क का एमसीक्यूज बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें, उसमें मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करें। तो ट्राई करिएगा इस 10 दिन में जो भी एमसीक्यूज है चैप्टर के वो भी आप सॉल्व करिए। एमसीक्यूज को मैम कब वक्त देना चाहिए, तो मैं बोलूँगी रात को 9 से 10 या जब भी आप सोने वाले हैं उससे 1 घंटा पहले जो भी आपने चैप्टर्स पढ़ा उस दिन उसके एमसीक्यू सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, आपका जो लास्ट का टाइम है जिसमें स्टूडेंट्स यूजुअली बोर हो जाते हैं या थोड़े डीमोटिवेटेड रहते हैं, वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा एंड आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी तक मैंने 3 पॉइंट्स बताए। सबसे पहला रिवाइज लाइक इट इज योर लास्ट टाइम, दूसरा क्यूएनए जरूर सॉल्व करेगा एंड तीसरा एमसीक्यूज। अच्छा, अभी क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करते हुए आपको कुछ ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है। आपको ऐसे क्वेश्चंस मार्क करने हैं जो आपसे फर्स्ट टाइम पे नहीं हुए। इससे क्या होगा, एग्जाम के पहले आपको सारे क्वेश्चंस नहीं देखने पड़ेंगे, पर सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे जिसमें आपको दिक्कत है, जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई। सो मेक श्योर दैट जब भी आप क्यूएनए सॉल्व कर रहे हो उसमें आप मार्क कर दे रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, ताकि नेक्स्ट रिविजन में या डे बिफोर एग्जाम आप उन क्वेश्चंस को देख के जा सके। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी रिविजन चार्ट है, यूजुअली थ्योरी सब्जेक्ट्स में बच्चे प्रेफर करते हैं रिविजन चार्ट्स यूज़ करना या समरीज यूज़ करना, सो दैट 1.5 डे में प्रिपरेशन आसान हो। तो अगर आपके पास कोई भी रिविजन चार्ट है या समरी चार्ट है उसको भी साथ साथ में रेफर करते जाइएगा। मैं बताती हूँ इसका ज़रूरत क्या है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो होता क्या है, बच्चे सोचते हैं 1.5 डे में समरी चार्ट रेफर करेंगे या 1.5 डे में सिर्फ रिविजन चार्ट रेफर करेंगे, बट अगर आप अपने माइंड को नहीं बताएंगे कि ये मुझे यूज़ करना है, ये मुझे समझना है, मुझे इससे ही पढ़ना है, तो हो सकता है 1.5 डे में वो आपको धोखा दे दे एंड वो बोले रिविजन चार्ट से मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट डे से जब से आप रिवाइज कर रहे हैं आप वो रिविजन चार्ट रेफर करते जाए, ताकि आपका माइंड ट्रेन हो, आपको पता हो रिविजन चार्ट में कहाँ क्या चीज़ें हैं। फर्दर आपको कुछ एडिशंस करनी है तो आप रिविजन चार्ट्स में इंस्टेंटली कर पाए, ना कि 1.5 डे का वेट करें। तो जो भी रिविजन चार्ट, जो भी समरी आप रेफर करना चाहते हैं वो भी इसी मोमेंट पे कर दीजिए, ताकि आपका जो रिविजन है वो फुल फ्लेजेड हो एंड इसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो। So this is what you need to do in your first revision that needs 10 days of your 3 months. कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। हो सकता है आपको इससे कम दिन लगे, हो सकता है बेसी। मैं नहीं बोलूंगी बेसी दिन लगने चाहिए, 10 से ज़्यादा दिन की ज़रूरत नहीं है ऑडिट को। कम दिन लग रहे हैं दैट इज टोटली अपॉन यू। फिर नेक्स्ट 5 डेज के प्लानर पे आते हैं। तो अभी तक हमने 10 दिन कवर किए, अब आते हैं 5 दिन पे। तो नेक्स्ट 5 डेज आपको देने हैं सेकेंड रिविजन पे। अब बहुत बच्चे इसको देख के हंसेंगे
मैम बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिसका फर्स्ट रिवीजन नहीं हो पाता, आप सेकंड रिवीजन के लिए बोल रहे हैं, बट मार्क माई वर्ड्स, थ्योरी सब्जेक्ट में सेकंड रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सी बात सोचो कि अगर आप फरवरी या मार्च में ऑडिट पढ़ोगे तो क्या वो आपको मई तक याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। थ्योरी सब्जेक्ट्स में भूलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, सो वहाँ पे सेकेंड रिविजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो डोंट इग्नोर इट फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑडिट। 2-3 दिन, 3-4 दिन ही स्पेयर करिए, पर सेकेंड रिविजन ज़रूर करिए। अगर आप सेकेंड रिविजन नहीं करेंगे तो पक्का आपको पैनिक आएगा 1.5 डे में, विच ऑब्वियसली यू डोंट वांट। तो सेकेंड रिवीजन के लिए टाइम जरूर निकालिएगा, किसी भी तरीके से स्पेस आउट करिए, बट लॉ एंड ऑडिट का सेकेंड रिवीजन जरूर इंश्योर करिएगा। सेकेंड रिवीजन में मुझे क्या फिर से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? नहीं, आपको अब से मार्क्ड क्वेश्चन देखने हैं। सेकेंड रिवीजन में क्या मुझे फिर से उतना इन डेप्थ पढ़ना है? नहीं, अब आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है एंड देखना है सब कुछ याद तो आ रहा है ना। इनफैक्ट अगर आप नंबर ऑफ डेज देखें तो दैट इज 50% ऑफ योर फर्स्ट रिविजन। तो सेकेंड रिविजन ऐसा ही करना चाहिए कि फर्स्ट रिविजन में आपको जितने दिन लगे उससे 50% दिन आपको सेकेंड रिविजन में लगे एंड आप फटाफट चीजें अब रिवाइज कर पाए। फर्दर मैंने यहाँ पे लिखा है एक डिस्क्लेमर जो आपके साथ सेकेंड रिवीजन में होगा। आप चाहे या नहीं चाहे आपके साथ ये होगा, एंड बहुत बच्चों को लगता है ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, इसीलिए मैं बता देती हूँ कि ये सब बच्चों के साथ होता है कि जब वो सेकेंड रिवीजन में बैठते हैं तो 50% चीजें उनको याद नहीं रहती। किसी के लिए वो नंबर 60% होता है, किसी के लिए वो नंबर 40% होता है, बट यूजुअली 50% चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। एंड तब लगेगा यार सिर्फ मुझे इतना याद नहीं रह रहा, बाकी स्टूडेंट्स को तो याद रह रहा है, मेरे तो पूरे 10 दिन खराब कर दिए मैंने, इतना कुछ प्रिपेयर किया अभी कुछ याद नहीं है, अब एग्जाम्स कैसे दूँ, ग्रुप 1 दूँ, ग्रुप 2 दूँ, बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। बट ऑल यू नीड टू डू इज काम डाउन एंड प्रिपेयर वेल। ये सब बच्चों के साथ होगा कि वो 50 से 50 to 40% की चीजें भूलेंगे एंड इट इज वेरी नॉर्मल। क्योंकि भैया तुम सिर्फ ऑडिट नहीं पढ़ रहे, तुम उसके अलावा 5 और सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, एंड ये ह्यूमन माइंड इतना कुछ रिटेन एक बार में नहीं कर सकता। तो इट्स ओके टू फॉरगेट। आपको इसके बाद बस यही करना है, काम रहना है, पैनिक नहीं करना है, जो जो चीजें आप भूल रहे हैं उसको वापस से अच्छे से रीड करना है। अगर आप अभी पैनिक नहीं करते, आराम से सब चीजें दोबारा दोबारा रीड करते हैं, आप खुद देखेंगे डे बिफोर एग्जामिनेशन आपने सिर्फ 10 से 20% की चीजें भूली है, बाकी आपको सब कुछ याद है। सो यहाँ पे सेकेंड रिवीजन में डोंट पैनिक कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, 10 दिन पूरे बेकार हो गए, ये बेकार हो गया, वो बेकार हो गया। डोंट डू दिस। जो जो चीजें याद नहीं आ रही वहां पे टाइम लगाइए, उनको याद करिए, ताकि एग्जाम के पहले आपके साथ ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो 10 और 5 डेज का प्लानर हमें मिल गया। लास्ट 2 डेज जो मैं कहूंगी जरूर एलोकेट करना, वो है टेस्ट के लिए। तो होता क्या है, बहुत बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं या मन में एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन सही तो है ना, एक बार आंसर देख लेते हैं सही तो है ना, बट वो लिखते नहीं है। एंड क्योंकि वो लिखते नहीं है तो एग्जाम्स में या तो वो 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, या एग्जाम्स में पैनिक हो जाते हैं, या वो समझ नहीं पाते कि आंसर कैसे लिखें। So it is very important not just for audit but for every paper that you attempt a test series. अगर आपने किसी टीचर से क्लासेस ले रखी है जो टेस्ट सीरीज ऑफर कर रहे हैं तो उनके टेस्ट दीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई एक्सटर्नल वेबसाइट से लेना है तो उससे लीजिए। अगर आपको नवीन क्लासेस की वेबसाइट से लेना है तो आप उसमें भी ले सकते हैं, हमारे पास भी लॉ और ऑडिट के टेस्ट सीरीज के ऑप्शन है, तो आप चाहे तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट देयर इज नो कंपल्सेशन कि हमसे ही लेना है या दूसरे से ही लेना है या तीसरे से लेना है, जिससे भी लेना है लीजिए, बट टेस्ट सीरीज दीजिए जरूर। टेस्ट सीरीज देने से आपको पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ कहाँ आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपका स्ट्रेंथ है, कहाँ कहाँ आपको और फोकस करना है। एंड लेट मी टेल यू, जब ये स्वॉट एनालिसिस होती है ना, इसमें पता चलता है ना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो आपका एग्जाम्स डेफिनेटली अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने एग्जाम्स का वेट नहीं किया जो आपको स्वॉट देगा, आपने उसके पहले ही देख लिया कि मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। सो डू अटेम्प्ट अ टेस्ट सीरीज, एंड येट अगेन मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ ऑडिट के लिए नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट के लिए है कि टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, तो ये है हमारा 10 + 5 + 2 डेज का प्लानर। अगर आप ये 10 + 5 + 2 दिन
देते हैं ऑडिट को, ऐसे ही ऑडिट रिवाइज करते हैं, तो आई कैन इंश्योर कि 40 तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप आराम से एग्जेम्पशन सिक्योर कर सकते हैं. सो इफ यू आर समवन हु इज प्लानिंग एन एग्जाम्शन इन ऑडिट, आप कैटेगरी 1 के स्टूडेंट है, ट्यूशन खत्म हो गया है एंड अब आपको सिर्फ फोकस करना है रिविजन में, देन दीज 17 days प्लानर इज फॉर यू. नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स में. कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ट्यूशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ऑन गोइंग ट्यूशंस है. तो सबसे पहली चीज जो आपको इंश्योर करनी है कि आपका ट्यूशंस मैक्सिमम 15 to 28 मार्च तक खत्म हो जाए. उसके बाद ट्यूशंस को मत लेके जाइए. मैक्स टू मैक्स अगर आप हायर एंड पे भी नंबर ले तो 31 मार्च, उसके बाद ट्यूशंस को और एक्सटेंड मत करिए. तो सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान रखनी है, दैट इज लास्ट डे फॉर ट्यूशन इज 31 मार्च. अगर आपने ट्यूशन ले लिया है और आपने मेजॉरिटी कंप्लीट किया है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं भी कंप्लीट किया है तो ट्राई करिए, फेब अभी पूरा हमारे पास बचा है उसमें कंप्लीट करिए एंड मार्च के कुछ दिन जो बचे हैं उसमें कंप्लीट करिए. अब आपको कितना टाइम मिलेगा फिर रिवीजन के लिए? तो भैया मैंने मार्च तक कंप्लीट कर लिया सिलेबस, तो मेरे पास अब 1 महीना है रिवीजन के लिए. अब 1 महीना में क्या मैं बोलूंगी 17 दिन ऑडिट को दे दो, बहुत ज्यादा नॉनसेंस होगा. क्या तो सिर्फ तुम एक ही सब्जेक्ट में पास हो पाओगे तभी तुम 17 दिन दोगे. तो आपको कितने दिन देने हैं ऑडिट को? तो ऑडिट को आपको इन 1 महीने में देने हैं 8 दिन. मैम 17 से सीधा 8 दिन, 8 दिन में कैसे प्रिपेयर करेंगे? बताती हूँ कैसे प्रिपेयर करेंगे. बट बिफोर गोइंग टू दैट 8 days, अभी जो आप कर सकते हैं जिससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके एग्जाम्स अच्छे जाए एंड आप आराम से ऑडिट कंप्लीट कर पाए, वो ये सारी चीजें हैं. तो विद ऑन गोइंग ट्यूशन सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए कि क्लास को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए एंड रिवाइज कर लेना चाहिए, ताकि रिविजन फेज में आप पे बहुत कम प्रेशर पड़े, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद होंगी. तो सबसे पहला काम जो अभी करिए वो ये है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, रिवीजन अच्छे से करिए, ताकि रिवीजन फेज में आपको बहुत ज्यादा कम मेहनत करनी पड़े. दूसरा, क्वेश्चंस को भी रिवीजन टाइम के लिए मत रखिए, क्वेश्चंस को अभी साथ साथ क्लास पे सॉल्व कर लीजिए. जैसे जैसे चैप्टर्स होते जा रहे हैं क्लास में साथ साथ उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए एंड क्वेश्चंस मार्क भी कर लीजिए जो आपसे नहीं हो रहे, ताकि क्वेश्चन वाला पार्ट का भी जो बर्डन है वो आपके रिवीजन फेज तक नहीं जाए. सेम अप्लाइज फॉर एमसीक्यू. एमसीक्यू भी अभी सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि भैया मुझे एमसीक्यूज में और मेहनत करनी है नहीं करनी है, इधर आई एम गुड एट एमसीक्यूज, या कौन कौन से चैप्टर का मुझे एमसीक्यूज देना है, ये सब आपको अभी ही क्लियर हो जाए, ताकि रिवीजन फेज में आप आधा दिन भी किसी दिन एमसीक्यू को दे तो वो कंप्लीट हो जाए. तो ये 3 चीजें जो है, रिवाइज प्लस Q&A प्लस MCQ, वो अभी करनी है, वो रिवीजन फेज तक नहीं टालना है. कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स के पास वक्त था, इसीलिए मैंने उनको बोला था कि 10 दिन और 5 दिन में ये सब करिए, बट आपके पास वक्त नहीं है तो ये सब चीजें अभी ही कर लीजिए. इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ एडिशनल एफर्ट्स आप अभी डाल सकते हैं, जैसे समरी चार्ट्स रिविजन या चैप्टर रिविजन या टेस्ट देना, तो वो अभी दे दीजिए ताकि उसका भी बर्डन आपके रिविजन फेज पे नहीं आए. अब अगर बात करें 8 दिन की, तो 8 दिन में अब आपके पास ज्यादा काम बचा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका Q&A हो गया है, आपके MCQ हो गए हैं, रिविजन चार्ट्स आपने रेफर कर लिए होंगे एंड आपको बहुत सारी चीजें याद होंगी. तो इन 8 दिन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है. इन 8 दिन में जो भी हमारे 11 चैप्टर्स है ऑडिट के, उनको अच्छे से गो थ्रू करना है, जहां जहां लर्निंग की जरूरत है उनको अच्छे से लर्न करना है एंड अगर वक्त मिले तो लास्ट डे जो है उस पर एक टेस्ट दे दीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने समझा है, जो भी मुझे याद है वो सब सही तो है ना. तो 8 दिन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है. नो Q&A सॉल्विंग, नो MCQ सॉल्विंग, ये सब कुछ नहीं है. आपको सारे चैप्टर्स एक बार अच्छे से रिवाइज करने हैं, सारे चैप्टर्स एक बार अच्छे से देखने हैं, टाइम मिले तो लास्ट डे टेस्ट देना है एंड टाइम मिले तो जो Q&A आपने मार्क करके रखा है उनको सॉल्व करना है. बट इन 8 दिन में आपका प्राइमरी फोकस Q&A या टेस्ट नहीं होना चाहिए. आपका प्राइमरी फोकस कंटेंट कवरेज, कंटेंट को अच्छे से समझना, कंटेंट को अच्छे से याद करना होना चाहिए. बाकी अगर दोनों चीजों के लिए आपको टाइम मिले तो वो आप कर सकते हैं. लास्ट आता है कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स पे. तो कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास कुछ कहने को है नहीं ज्यादा, क्योंकि कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने ट्यूशन स्टार्ट नहीं किए, बट
मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि ट्यूशन जल्द से जल्द स्टार्ट करिए, जनवरी खत्म हो गया है। अगर आप फेब में भी ट्यूशन लेते हैं तो मार्च तक यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। तो फेब से ज़्यादा डिले मत करिए। फेब में कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड या फास्ट ट्रैक बैच के लिए ऑप्ट करिए, रेगुलर के लिए मत करिए। अब आपके पास रेगुलर जितना वक्त नहीं है, मत सोचिए कि रेगुलर बैच करता तो ये होता और वो होता। अभी आपके लिए जो एप्ट है वो फास्ट ट्रैक या एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। मल्टीपल टीचर्स के मल्टीपल फास्ट ट्रैक बैच और एग्जाम ओरिएंटेड बैच अवेलेबल है, तो आप उसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऑडिट फास्ट ट्रैक बैच भी अभी लाइव है एंड अभी हमने सिर्फ 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, तो इफ यू वांट यू कैन एनरोल इन दैट ऑल्सो। इसके अलावा आपको इसमें भी ट्राई क्या करना है कि आप 31 मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिए, 31 मार्च तक अपना क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जो 1 महीना है उसमें आप रिवाइज कर सके। एंड रिविजन का टेक्निक क्या होगा, सेम एज कैटेगरी 2, जो मैंने बोला कि 8 दिन में आपको रिवाइज करना है और बाकी सारा रिविजन आपको क्लासेस के साथ ही करना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि जितनी बेटर चीज़ें स्ट्रैटेजाइज होती है उतने अच्छे से हम काम कर पाते हैं, एंड जितने अच्छे से हम काम कर पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे, ऑब्वियसली उतना अच्छा हमारा एग्जाम होगा। लास्टली, ये 3 महीनों में बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आएगा। 3 महीनों में ऐसा लगेगा भाई मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ग्रुप 1 दे दूँ, नहीं दूँ, सितंबर दे दूँ, तो बहुत सारा सेल्फ डाउट आएगा। बट I'll just say believe in yourself. You even don't know कि आप कितना कुछ कर सकते हैं, तो अपने पे विश्वास रखिए एंड सोचिए मैं ही क्लियर करूंगा सीए इंटर। एंड जब भी लगे ना कि भाई मुझसे नहीं हो रहा यार, मुझे लग रहा है मुझसे होगा नहीं, ऑलवेज जस्ट थिंक चक दे फड्डे एंड ओनली यू कैन डू इट। ये अगर चाहिए तो अपने डेस्क पे लगा लो, जहां पे भी तुम सबसे ज्यादा देखते हो, जहां भी तुम पढ़ते हो वहां पे लगा लो। एंड वेन एवर यू फील इवन इतना सा सेल्फ डाउट कि यार लग रहा है नहीं हो पाएगा या लग रहा है टर्म शिफ्ट करना होगा, एक बार इसको देख लेना एंड समझ लेना कि तुमसे नहीं तो और किसी से नहीं होगा, सिर्फ तुमसे ही सीए इंटर क्लियर हो सकता है। सो मेक श्योर यू गिव योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन एंड विशिंग यू पीपल ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से रिविजन करिए, ताकि आपका एग्जाम्स अच्छा हो एंड हमें आपके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखने मिले। थैंक यू।